हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू चैप्टर दैट इज थर्मोडायनामिक्स। अभी थर्मोडायनामिक्स है ना, ये एक्चुअल में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ओके, पर एज इट इज ए डायरेक्ट वीडियो, तो मैं इसको जितना हो सके इतना इजी, क्रिस्पी और कंसाइज करता हूं। ओके, जो ऐसे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बात करते बैठेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर बन जाएगा एकदम डिटेल में। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम इसको बहुत स्वीट एंड शॉर्ट मैनर में कैसे खत्म करेंगे और सारे क्वेश्चंस कैसे कवर अप करते हैं। ओके, so let us start with the chapter that is thermodynamics. Yes. So basically thermodynamics is a branch of physics which deals with the study of heat, temperature and their relation with energy and work. मतलब एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वर्क को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब बारे में हम बात करते हैं। ओके, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको समझना है कि व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। बहुत इजी है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन टू और मोर बॉडीज व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, एक से ज्यादा बॉडीज कांटेक्ट में है और उन दोनों में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, मतलब यह है कि इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है। बेसिकली टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो डिसाइड करती है कि हीट कैसे फ्लो होगी। ओके, अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है और एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हमेशा हीट फ्लो होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, राइट। बट अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या है, सेम है। ओके, so when two or more bodies are in thermal contact and there is no transfer of heat between them, then they are said to be in thermal equilibrium. That means इसका मेन मतलब क्या है? That means both the bodies have reached the same temperature. दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है। दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है, तो मैं बोलूंगा दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, दोनों में किसी प्रकार का कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, द नेट हीट ट्रांसफर इज जीरो बिटवीन दी बॉडीज। If a body A is at temperature TA and body B is at temperature TB, तो thermal equilibrium का मतलब है TA is equal to TB। सिंपल, बहुत सॉर्टेड क्वेश्चन है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दो बॉडीज, दोनों का टेम्परेचर सेम है और दोनों में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देन द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? यस, अब ये जीरोथ लॉ क्या है? व्हाट इज दिस? ऐसे क्यों रखा नाम जीरोथ लॉ? बाकी सब जगह पे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ होता है, तो ये जीरोथ लॉ क्यों रखा हुआ है? बेसिकली फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑलरेडी आ चुके थे। ओके, मतलब मार्केट में लोगों को पता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब लॉ के बारे में पता चला और इसको सोचा कि इसको हम लॉ बनाएंगे, तभी इसका थर्ड लॉ रखना था। पर इस लॉ से बेसिकली हम डिफाइन करते कि टेम्परेचर क्या है। ओके, मतलब टेम्परेचर क्या है ये इस लॉ से पता चलता है। ये तो बेसिक लॉ हो गया, तो ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से पहले आना चाहिए। तो अगर फर्स्ट लॉ इसका नाम रखते तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत फेमस था। फिर अभी ये लॉ को, चलो इसको हटा के इसको फर्स्ट लॉ बोलेंगे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो फर्स्ट से पहले कौन सा आता है? जीरो, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रखा है, नथिंग एल्स। तो दैट बेसिकली एक्सप्लेन अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। बहुत सिंपल है। अभी आपको थर्मल इक्विलिब्रियम क्या पता चल गया, उसी के बारे में। देखो, दो बॉडीज है ए एंड बी, मैं डायग्राम बताता हूं। दो बॉडीज है ए एंड बी, ओके, एंड दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्ड बॉडी सी। देखो, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ओके, एंड ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब ऐसे सोचो, ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। ओके, ए एंड बी आर इन if two bodies A and B are each in thermal equilibrium with the third body C, then A और B are also in thermal। अभी यहाँ पे एक्चुअली ये डायग्राम रॉन्ग हो गया। ओके, यहाँ इसके हिसाब से अभी इफ ये डेफिनेशन देखो अलग, वो ए और बी छोड़ दो, इसको देख लो। ओके, ये अभी ए के बदले
ओके यहाँ पे बी होना चाहिए था और सी होना चाहिए था, ओके, और ये ए होना चाहिए था, तो ये डायग्राम के साथ फिट हो जाएगा। चलो नो प्रॉब्लम, जो टेक्स्ट बुक में दिया उसके ऊपर सोचते हैं। इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, ओके, अभी ए बी और सी ये तीन सिस्टम है, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब बी ए के साथ है, सी ए के साथ है, दो जन तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ओके, अलग अलग। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, दैट्स इट। देन if two systems are each in thermal equilibrium with the third system, two systems are thermally equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। इतना सिंपल लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 2 मार्क के लिए पूछते हैं, ओके। तो सेम वे में ऐसा बोल सकते हैं, बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली, सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली, इसका मतलब बी और सी भी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, बात खत्म हो गई, ओके। दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। zeroth law of thermodynamics help us to state temperature is a property that determines the thermal equilibrium, मतलब मैंने पहले ही बोला कि इस लॉ से हमें टेम्परेचर के बारे में पता चलता है और इसी लॉ से हम थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है ये बताते हैं। तो ये लॉ एक्चुअली फर्स्ट लॉ से पहले होना चाहिए था, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रखा, नथिंग एल्स, ओके। सो दिस इज व्हाट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इजी। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब बी और सी दोनों भी क्या है, इक्विलिब्रियम में, दैट्स इट, इतना ही लॉ है, ओके। अभी इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें हम पढ़ने वाले स्टार्टिंग में, ओके। इस सेक्शन में हम तीन चीजें पढ़ने वाले, तो उसमें आपको पता होना चाहिए हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है और वर्क डन क्या है, बस इन तीनों पे अभी फोकस करेंगे अपन, ओके। तो उसमें से बदला पहला है कि व्हाट इज हीट, ओके, इस चीज को आप पूरा दिमाग लगाओ, ओके, व्हाट इज हीट, हम हीट पे बात कर रहे हैं, व्हाट बेसिकली हीट इज। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम किसी भी बॉडी को दे सकते हैं या फिर किसी बॉडी से ले सकते हैं, एकदम इजी वे में। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम बॉडी को दे सकते हैं या फिर बॉडी से ले सकते हैं, ओके। हीट के हमने दो फॉर्मूले बनाए, एक बनाया एम सी डेल्टा टी, यहां पे सी जो है वो स्पेसिफिक हीट है, ओके, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में, और Q इज इक्वल टू एम एल, ये लेटेंट हीट है, ओके। तो हीट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उसके हमने दो फॉर्मूले बनाए, एक Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और दूसरा Q इज इक्वल टू एम एल। एम सी डेल्टा टी ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, वेन एवर देर इज चेंज इन टेम्परेचर, whenever there is change in temperature, okay, change in temperature, तो हम भाई ये फॉर्मूला यूज करने वाले, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, इजी। और Q इज इक्वल टू एम एल, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, whenever there is change in state, change in state, ओके। बस इतना ही याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने आइस लाया, आइस को हीट किया और वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एम एल, वेर एल इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। या फिर पानी है उसको हम गर्म कर रहे हैं और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस में, तो पानी जो हीट ले रहा है उससे वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे कौन सा हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, एम एल, वेर एल इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्लियर। पर अगर पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे और मैंने इसको हीट किया और उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हुआ, अभी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एम सी डेल्टा टी, क्लियर रखो, whenever there is change in temperature we are going to use formula mc delta t, whenever there is change in heat फॉर्मूला यूज करेंगे ml, क्योंकि दोनों में हीट इन्वॉल्व है, आइदर हम हीट दे रहे हैं या फिर हम बॉडी से हीट ले रहे हैं, क्लियर है। तो हीट एक तो दे सकते हैं या फिर हीट ले सकते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। I hope this is very much clear, it's very easy, okay। Q is equal to mc delta t, Q is equal to ml,
और एक टाइम पे एक ही होता है। ऐसे कभी नहीं होगा कि स्टेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, नहीं। जब टेम्परेचर चेंज होता है तभी स्टेट चेंज नहीं होता, और जब स्टेट चेंज होता है तभी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। डन। तो ये पहला है, मतलब ये चैप्टर में बहुत टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब ज्यादा इसमें कुछ नहीं रख रहा हूं, एकदम इजी इजी वे में पढ़ा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट। हाँ, इसको अभी थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा डिटेलिंग करते हैं कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। नाम से पता चलता है ना, इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी। ओके, तो मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी है। मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एनर्जी है। ओके, अभी हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इज व्हाट इट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन, इट इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी। तो इंटरनल एनर्जी मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये आपको समझ गया तो पूरा चैप्टर इजी लगेगा। इंटरनल एनर्जी का मतलब है किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा बात करते हैं। अभी सॉलिड्स है, और सॉलिड में ऐसे मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है। ओके, ये पोजीशन है मॉलिक्यूल्स की। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो ये मॉलिक्यूल्स की पोजीशन है सॉलिड्स में। जब ये मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ओके, और ज्यादा अगर डिस्टेंस चेंज हो गया तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर कि नहीं। तो सॉलिड लिक्विड में कब बदलता है, जब मॉलिक्यूल्स के या फिर एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। जब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड गैस में कन्वर्ट कब होगा, जब उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, राइट। अभी डिस्टेंस चेंज होने से पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा मतलब ही उनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, इज चेंज्ड। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की चेंज हो गई। इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, ये कैसे पता चलेगा, जब स्टेट चेंज होगा। जब भी स्टेट चेंज होगा, दिमाग में रखो, जब भी स्टेट चेंज होगा, जब भी स्टेट चेंज होगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई। डन। तो सबसे पहला बात। दूसरा बात, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी कैसे पता चलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, अब हम सिर्फ गैसेस को स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में ना, वी आर स्टडिंग गैसेस। तो चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस फॉर्मूला है 3/2 पीवी या फिर 3/2 एनआरटी। याद करो, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है। तो किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यस और नो, ऑफ कोर्स यस। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर वाढलं की कायनेटिक एनर्जी वाढणार, टेम्परेचर कमी झालं की कायनेटिक एनर्जी कम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की चेंज हो रही है, कैसे पता चलेगा, तो जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। दो ही चीज है, देखो, इंटरनल एनर्जी यू बोल देते हैं, इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। इंटरनल एनर्जी इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, ये कैसे पता चलेगा,
जब भी स्टेट चेंज होगा, जब भी पोजीशन स्टेट चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड में बदल गया या फिर लिक्विड गैसेस में बदल गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। आणि जेव्हा पण पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? अब बच्चों हमने कंसीडर किया है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ गैस ही लेने वाले। ओके, आप कितना भी हीट उस गैस से निकालो वो गैस ही रहने वाला है। ओके, हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करने वाले। तो अगर मैं सिर्फ गॅस को ही स्टडी करने वाला हूं, तर मी फक्त गॅसला स्टडी करतो, ओनली गैस, तो मुझे बताओ पोटेंशियल चेंज एनर्जी चेंज होने का कोई चांस ही नहीं इस चैप्टर में। ओके, तो इस चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बारे में हम बात नहीं करते। हाँ, पर कुछ सम्स वगैरह है जिसमें ये आएगा। ओके, पर फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि स्टेट चेंज, हम सिर्फ गैस पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ गैसेस पढ़ रहे हैं। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ऑप्शन निकल गया। तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, ये किस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी पे। वेरी गुड। इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, ये किस पे डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी पे। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी मतलब इंटरनल चेंज होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड, स्पीड मतलब टेम्परेचर से कंट्रोल होता है। सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, whenever there is change in temperature, there is change in kinetic energy, and whenever there is change in kinetic energy, there is change in potential energy। खत्म हो गया। Is it clear? So whenever there is change in temperature, there is change in kinetic energy, and whenever there is change in kinetic energy, there is change in potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई, ये कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर चेंज हुआ, सॉरी, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई कि नहीं हुई, कैसे पता चलेगा? जब टेम्परेचर चेंज होगा। तो जब भी टेम्परेचर चेंज होगा मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। याद रखो इस चैप्टर के लिए, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, जब भी स्टेट चेंज होगा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। बात खत्म हो गया। ओके, सो इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब समझा? इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगी? जब भी टेम्परेचर चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगी? जब भी टेम्परेचर चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी चेंज कब होगी? जब भी टेम्परेचर चेंज होगा। क्लियर? एकदम ओके। अच्छे से नोट डाउन करके रखो, बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्क डन। कोई भी एक सिस्टम वर्क डन कब करती है? ओके, सपोज मैंने एक सिस्टम बनाई जिसमें मैंने गैस लिया और इस गैस को मैंने एक पिस्टन के साथ बांध के रखा हुआ है। ओके, इसके अंदर गैस है, उसके ऊपर एक पिस्टन है, गैस है, उसके ऊपर पिस्टन है। ओके, अब मुझे बताओ, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन पिस्टन, पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा है? तो मैं सिंपली बोलूं इट इज प्रेशर इनटू एरिया। ओके, इस पिस्टन का एरिया ले लेते हैं ए, इस पिस्टन का एरिया ले लेते हैं, प्रेशर अंदर पी है तो फोर्स लग रहा है प्रेशर इनटू एरिया। अब मैं सोचता हूं कि ये पिस्टन थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ बाय अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, बाय अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने से ये पिस्टन थोड़ा ऊपर चले गया, इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसे सोचते हैं। ओके, तो नाउ whenever I say this, okay, that means work is done। तो शॉर्ट में इसको कैसे याद रखेंगे? पिस्टन मूव हुआ मतलब वर्क हुआ, पिस्टन मूव हुआ मतलब वर्क हुआ। अभी सोचो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हुआ तो देयर इज अ एक्सपांशन, एक्सपांड हो गया। यस, तो वर्क इज डन। उस वर्क का फॉर्मूला क्या है? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डीएक्स। ओके, फोर्स क्या है?
प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स। व्हाट इज एरिया इंटू डीएक्स? इट इज वॉल्यूम। तो यहां पे आएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम। इज इट क्लियर? तो वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डीवी। ओके, और ये हमने हमारे दिमाग में फिट कर दिया। ये फॉर्मूला हम हमेशा यूज करेंगे। तो वर्क डन, वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, वर्क इज डन और नॉट, ये कैसे पता चलेगा? whenever there is change in volume, whenever there is change in volume, I will say work is done। खत्म हो गया। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। तो वॉल्यूम चेंज होगा मतलब वर्क हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ मतलब वर्क नहीं हुआ। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ओके, तो वर्क डन इज ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। जो अपन वॉल्यूम चेंज होतो त्याला वर्क डन बोलतात। फिर लेट अस से वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ तो कितना वर्क दिया, तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको फ्रॉम V1 टू V2। ये बात का बात है, पर ये मेन चीज याद रखो। और ये डेरिवेशन कभी कभी पूछते, या फिर आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखो। तीन चीजें मैंने बताई। नाउ फर्स्ट वन इज हीट, सेकेंड वन इज इंटरनल एनर्जी, एंड थर्ड वर्क इज वर्क। ये तीन चीजें हमने अभी डिस्कस की। अभी इन तीनों को हम रिलेट करेंगे एंड दैट इट बिकम्स अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सबसे पहले मैंने हीट के बारे में बोला। क्या बोला? हीट को हम इधर दे सकते हैं या फिर सिस्टम से हीट ले सकते हैं। जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, ओके, जब हम सिस्टम को हीट देते हैं, क्यू हम लेंगे पॉजिटिव, और जब हम सिस्टम से हीट निकालेंगे तो क्यू हम लेंगे नेगेटिव। याद रहेगा, व्हेन अ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, क्यू इज पॉजिटिव। व्हेन अ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, क्यू इज नेगेटिव। सो सिंपल। जब हम सिस्टम को हीट देंगे क्यू पॉजिटिव है, जब हम सिस्टम को हीट लेंगे क्यू नेगेटिव है। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। यस और नो? तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, जब भी टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ा इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, टेम्परेचर कम हो गया इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। और फिर हमने अभी देखा वर्क। वर्क मतलब क्या है? इट इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। जब भी वॉल्यूम चेंज होगा मैं बोलूंगा वर्क हुआ है, जब भी वॉल्यूम चेंज होगा मैं बोलूंगा वर्क हुआ है। तो एक है वर्क डन बाय गैस, देखो अच्छे से, एंड वर्क डन ऑन गैस। When work is done by gas मतलब एक्सपांशन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। When work is done by gas मतलब एक्सपांशन हुआ है, गैस एक्सपांड हो गया तो वर्क इज डन बाय गैस। तो हमेशा W जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, हमेशा W जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एंड वेन एवर वर्क इज डन ऑन गैस मतलब क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वो ऐसे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब मैंने पिस्टन को दबा दिया, मैंने खुद हाथ से ऐसे पिस्टन को दबाया तो वो गैस कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वर्क इज डन ऑन गैस। ओके, वॉल्यूम कम हो गया तो ये नेगेटिव आएगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव, वॉल्यूम कम होगा तो नेगेटिव। आई होप द साइन कन्वेंशन इज वेरी क्लियर। तो पहले हमने क्यू पढ़ा, हीट दिया तो पॉजिटिव, लिया तो नेगेटिव। फिर हमने बोला इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है? जब भी एक तो स्टेट चेंज होता है या फिर टेम्परेचर चेंज होता है। स्टेट चेंज का तो इस चैप्टर में नहीं लेंगे, तो हम सोचेंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, उसको पॉजिटिव लिया। जब टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर? और फिर वर्क। वर्क मतलब जब भी चाहे वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क होगा। अगर एक्सपांड हो गया तो भाई वॉल्यूम बढ़ गया मतलब वर्क इज डन बाय गैस, तभी पॉजिटिव लोगे। और कभी कंप्रेशन आएगा तो वर्क इज डन ऑन गैस, तो वर्क डन क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। इतना सिंपल, इतना सिंपल। ये हम रिलेट करेंगे कि जब भी हम हीट देते हैं, अरे जब भी हम हीट देते हैं, जब भी हम हीट देते हैं किसी भी
सिस्टम को, तो सिस्टम उसके दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, बराबर है, और दूसरा वो वर्क करेगा। एंड दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, आपके ऊपर है। ओके, सो जब भी आप किसी सिस्टम को हीट देते हो या फिर सिस्टम से हीट लेते हो, तो एक तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, या वर्क डन होगा, या फिर दोनों होगा। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, that is completely based on law of conservation of energy। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो आप हीट दे रहे हो, गैस क्या करेगा, खुद का टेम्परेचर बढ़ाएगा, मतलब इंटरनली चेंज करेगा, और एक्सपांड होगा, मतलब वर्क होगा। तो दोनों काम करेगा। सो दैट इज, या फिर दोनों में से एक भी कर सकता है, वो तो डिपेंड करते हैं कौन सी प्रोसेस में हम उसको हीट दे रहे हैं। ओके, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रोसेसेस, तब ये यूज होगा। पर दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज सो सिंपल, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अंधेरे में रात को भी किसी ने अगर आपको पूछ लिया तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, पूरा यूनिवर्स इस पे चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने q देखा, फिर हमने u देखा, फिर हमने w देखा, और अभी हमने तीनों को रिलेट कर दिया। ओके, और सम सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने देख लिए। सो dq इज इक्वल टू du प्लस dw, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, अगर ये समझे तो आगे बढ़ लेते हैं और इसके प्रोसेसेस के बारे में समझते हैं। अभी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम करने वाले, सेक्शन करने वाले, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी बच्चा इस सेक्शन को ऑप्शन में नहीं डालेगा। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बिलीव मी यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको ये बहुत अच्छे से करना है। ओके, दैट इज वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं ये इंडिकेटर डायग्राम क्या है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इंडिकेटर डायग्राम। बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम इज अ पीवी डायग्राम। ओके, द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब इफ टू वेरिएबल्स आर नोन। ओके, अभी पी, वी और टी में प्रेशर और वॉल्यूम पता रहेगा तो टेम्परेचर मिल जाएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर पता रहेगा तो प्रेशर मिल जाएगा। तो इफ टू थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स आर नोन, because the third variable gets automatically fixed by the equation of the state of system। okay, automatically fix हो जाएगा, दो मालूम रहेगा तो भी more than enough। the graphical representation of the state of the system। okay, the graphical representation of the state of the system with the help of two thermodynamics variable। दो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, और वो बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम होता है। तो इंडिकेटर डायग्राम को पीवी डायग्राम ऐसा भी बोलते हैं। ओके, सो ग्राफ इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब दो जो वेरिएबल्स है प्रेशर और वॉल्यूम, उनके बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया। देखो समथिंग लाइक दिस। ओके, तो प्रेशर और वॉल्यूम का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। ओके, तो ये इंडिकेटर डायग्राम स्टेट ऑफ सिस्टम बताता है हमें। और ये हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ड्रॉ होता है। और इसका खास बात ये है कि इसका एरिया अंडर कर्व निकालोगे, दिख रहे हो ये पिंक वाला चीज, एरिया अंडर कर्व। इस एरिया अंडर कर्व से हमें मिलता है वर्क डन। क्या मिलता है हमें? वर्क डन। Importance of PV diagram is the area under the PV diagram is numerically equal to work done. Is numerically equal to work done. Okay, so that is very very simple about the indicator diagram. I hope there is no confusion. आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है थर्मोडायनामिक प्रोसेस समझना। ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेस समझने से पहले, ओके, चार प्रोसेस हम करने वाले, उसके पहले कुछ दो ऐसे प्रोसेस के बारे में समझते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। द रिवर्सिबल प्रोसेस अ चेंज दैट कैन बी रिट्रेस्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, जो भी चेंज हुआ है उसको हम रिट्रेस करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। जिसको रिट्रेस नहीं कर पाते वो हो इरिवर्सिबल रिएक्शन।
ओके, मतलब जिस पाथ से वो चेंज हुआ है उसी पाथ से उसको रिवर्स करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कंडीशन 1 से कंडीशन 2 एक पाथ बनाया है और फिर वापस कंडीशन 2 टू कंडीशन 1 आ जाता है उसी पाथ से, तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, और यहां पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ सेम नहीं होता। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ हमेशा सेम रहता है। रिवर्सिबल चेंज जो होते हैं वो स्लो होते हैं। ओके, उसमें देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, यहां पे इरिवर्सिबल में देर इज अ परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, मे बी ड्यू टू फ्रिक्शन और मे बी सम ड्यू टू सम अदर फोर्सेस। ओके, ये आइडल प्रोसेस है, ये रियल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडल प्रोसेस है, मतलब ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ नाम के लिए आइडल प्रोसेस है। रियल लाइफ में हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस मिलते हैं। क्लियर? तो ये डिस्टिंग्विश आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल प्रोसेस में फॉरवर्ड डायरेक्शन का पाथ और बैकवर्ड डायरेक्शन का पाथ हमेशा सेम रहता है। सेम पाथ से उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो नहीं कर सकते। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो होती है, वो वाली परमानेंट लॉस दिखाती है। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इसमें कोई लॉस नहीं है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। पर ऐसे कभी होगा ही ना, अगर पिस्टन भी मूव हो रहा है तो पिस्टन का एक फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होने ही वाली है। तो इसलिए ये आइडियल प्रोसेस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऐसा कि अरे एनर्जी लॉस ही नहीं हुआ। ओके, तो प्रैक्टिकली ऐसा होत नहीं, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है, इरिवर्सिबल प्रोसेस आर दी रियल प्रोसेस, अपने रियल लाइफ में आती है। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमें समझना है, कभी कभी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस इन विच चेंज इन द स्टेट ऑफ वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम ऑकर्स इनफाइनेटली स्मॉल, ओके, इनफाइनेट सिमल स्लोली, आर कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब जो चेंज होता है वो बहुत स्लो होता है। ओके, चेंज जो होता है वो बहुत स्लो होता है, ऐसे प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, द सिस्टम इज ऑलवेज, और वो कभी मिलता है व्हेन सिस्टम इज इन थर्मल या थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये भी एक प्रोसेस आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर पूछे 1 मार्क 2 मार्क के लिए, तो यू शुड नो दिस कि व्हाट इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड व्हाट इज क्वासी स्टैटिक। ओके, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, अभी यहां से कहानी शुरू होती है। हम 4 प्रोसेस पढ़ने वाले हैं और उसमें सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे अच्छे से नोटबुक वगैरह निकाल के सारे पॉइंट नोट डाउन करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू गो वेरी स्लो। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले आइसोथर्मल, नाम से ही पता चलता है आइसोथर्मल। आइसो का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इसमें प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा। 3 पैरामीटर है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। टेम्परेचर हम जब कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, मतलब यहां पे चेंज इन टेम्परेचर इज 0। ओके, अभी थोड़ा सा मुझे याद करके बताओ, टेम्परेचर जब चेंज होता है तो क्या चेंज होता है? इंटरनल एनर्जी, यस और नो? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। डेल्टा टी 0 है तो डी यू, डेल्टा यू भी 0 ही रहेगा। ओके, हम देखेंगे आगे जाके, पर याद रखो व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज होती नहीं है। ओके, अभी ये प्रोसेस के लिए द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग एंड द प्रोसेस शुड बी स्लो। अभी ये प्रोसेस स्लो होनी चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस ये स्लो प्रोसेस है। ओके, लेट अस इमेजिन दिस कि मैंने एक पिस्टन को ऐसे दबाया। ओके, तो अभी इसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो कांस्टेंट कब होगा? जब मैं उस कंटेनर के, उस सिलेंडर के वॉल्स को कंडक्टिंग रखा है, मतलब अंदर से हीट बाहर की तरफ फ्लो होगी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। हीट बाहर जाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट होने के लिए, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट होने के लिए हीट अंदर बाहर फ्लो होनी जरूरी है। समझ में आ रहा है? अगर हीट जनरेट हो रही है तो बाहर जानी चाहिए, अगर हीट कम हो रही है तो अंदर आनी चाहिए।
तो हीट का लेन देन चलना चाहिए। तो हीट का लेन देन चलेगा तो ही टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बराबर है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए प्रोसेस तो पहले जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग होने चाहिए, मतलब वॉल्स ऐसे होने चाहिए जो हीट को बाहर और अंदर आने को अलाउ करेगा। ओके, तो जो वॉल्स होने चाहिए वो कंडक्टिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? कंडक्टिंग वॉल्स होने चाहिए। और जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होना चाहिए। ओके, ताकि हीट एक्सचेंज करने में टाइम मिलेगा, ताकि हीट एक्सचेंज करने में टाइम मिलेगा। सो ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से डेल्टा टी जीरो है तो डी यू जीरो हो गया, है ना। डी यू जीरो हो गया। इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो डी यू जीरो है, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। इसका मतलब यह है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी आप हीट दोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी आप हीट दोगे वो सिर्फ वर्क करने के लिए यूज होता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आप हीट दोगे या फिर जो भी आप हीट लोगे उससे सिर्फ वर्क होगा, आइदर पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क होगा। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब मैं अप्लाई करता हूं तब मुझे पता चलता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तो डी यू जीरो है, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू, मतलब जो भी हीट देंगे उससे वर्क होगा। दैट्स इट, जो भी हीट देंगे उससे वर्क होगा। इसका एक पहला केस देख लेते हैं। यहां पे आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। गैस एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन मतलब गैस को हमने एक्सपांड कराया पर टेम्परेचर चेंज नहीं कराया। आइसोथर्मल एक्सपांशन, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के गैस को एक्सपांड किया तो मुझे हीट देना पड़ेगा। ओके, वही लिखा हुआ है, व्हेन अ गैस एक्सपांड आइसोथर्मली, ओके, एक्सपांड्स आइसोथर्मली, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, वर्क डन होगा पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब वर्क भी पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव है तो डी क्यू भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमें हीट देनी पड़ेगी, हमें हीट देनी पड़ेगी। कैसे देनी पड़ेगी? स्लोली देनी पड़ेगी। और हम वॉल्स कैसे रखेंगे? कंडक्टिंग रखेंगे, कंडक्टिंग रखेंगे तो हीट का लेन देन होगा, है कि नहीं। तो ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है। तो कंक्लूजन क्या है? व्हेन अ गैस एक्सपांड आइसोथर्मली, हीट एब्जॉर्ब, गैस जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उससे वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। ओके, केस टू देखो, अगर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हुआ, अगर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हुआ, कॉम्प्रेशन हुआ तो गैस को मैंने दबाया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क भी नेगेटिव रहेगा, वर्क भी नेगेटिव रहेगा तो एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। ओके, इसका मतलब हीट जो है वो बाहर की तरफ फ्लो होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए। To maintain the constant temperature, an equal amount of heat must be removed, must be removed। यहां पे heat must be supplied, एक्सपांशन के लिए हीट देना पड़ेगा और कंप्रेशन के लिए हीट निकालना पड़ेगा। ओके, must be removed। तो व्हेन गैस इज कॉम्प्रेस आइसोथर्मली, जो भी हीट रिमूव हुआ है उससे सिर्फ वर्क हुआ है, वर्क इज डन ऑन द गैस, देयर वर्क इज डन बाय द गैस। ओके, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो क्या क्या पॉइंट आप याद रखोगे? अभी बहुत कुछ बोल रहा हूं मैं, पर क्या याद रखोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कंटेनर के वॉल्स कंडक्टिंग होते हैं ताकि हीट की लेन देन हो जाए, हीट की लेन देन नहीं होगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर चेंज ना हो इसीलिए
हीट अंदर बाहर होनी चाहिए, और हीट अंदर बाहर होने के लिए जो सिलेंडर है उसके जो कंटेनर के वॉल्स है वो कंडक्टिंग होने चाहिए, हीट को अलाउ करे ऐसे होने चाहिए। और दूसरा प्रोसेस स्लो होनी चाहिए। ओके, जाके टाइम मिले ना। फास्ट करोगे तो कैसे होगा, स्लो करोगे तो उसको हीट एक्सचेंज करने को टाइम भी मिलेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अच्छी बात है। ओके, नाउ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये डेरिवेशन में देख लेते हैं बहुत इजीली। मस्ट बी कि 3-4 बार लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 2 आंसर इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये एक है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसीडर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस। इनिशियल वॉल्यूम वी आई लिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम वी एफ लिया हुआ है। ओके, अभी इसका ना एक ये लिख देते हैं इक्वेशन, स्टेट इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका स्टेट इक्वेशन याद रखो। हाँ, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमारा फॉर्मूला क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ओके, नाउ total work done in bringing out the expansion from the initial volume to final volume Vf is given by, okay, आपको पता है कि वो सिलेंडर ले लिया, उसमें छोटा सा वर्क किया, स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पीडीवी, इसके पहले पढ़ा था। ओके, देखो सबसे पहले छोटा वॉल्यूम चेंज करेंगे तो छोटा वर्क होगा पीडीवी, छोटा वर्क होगा पीडीवी। अब हमको देखना है कि कितना टोटल वर्क होता है अगर मैं उसको आइसोथर्मली हीट करता हूं फ्रॉम V1 VI टू VF, VI से VF। ओके, तो सिंपल है, छोटा वर्क डन किया पीडीवी, अब मैं उसको VI से VF, तो व्हाट इज इट? इट इज वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ VI से VF, ओके, इनटू DW। ओके, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। स्मॉल वर्क डन क्या है? पीडीवी। टोटल वर्क डन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। ओके, स्मॉल वर्क डन क्या है? पीडीवी। टोटल वर्क डन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VI से VF PdV। क्लियर? यस सर। स्टेट इक्वेशन क्या है? बट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। Okay, PV is equal to constant, or I can say PV is equal to nRT. T constant है तो PV is equal to constant. Therefore हम P के बदले nRT अपॉन V डाल सकते हैं, बिंदास डाल सकते हैं। P के बदले nRT अपॉन V डाल सकते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू VI टू VF nRT अपॉन V इंटू डीवी। तो इसमें से कांस्टेंट क्या बाहर आएगा? एन आर, और टी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ वी आई टू वी एफ 1/v dv। अभी जिनको जिनको इंटीग्रेशन आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो याद रखो इसका नेचुरल लॉग आएगा। इसका जो इंटीग्रेशन निकालोगे तो नेचुरल लॉग आएगा, तो W इज इक्वल टू एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V। ओके, ऊपर आएगा अपर लिमिट और नीचे आएगा लोअर लिमिट। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग ऑफ V VF अपॉन VI। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन याद करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या है? log ऑफ m अपॉन n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी एफ अपॉन वी आई। ओके, आपको ऐसे लिखने को तकलीफ होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन आर टी लॉग ऑफ वी एफ अपॉन वी आई टू द बेस ई। एक ही हो गया, नेचुरल लॉग मतलब क्या हो गया? टू द बेस ई। पर हमारा जो लॉग बुक होता है उस लॉग बुक में हमें बेस 10 होता है और ये बेस ई है,
तो कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? सिंपल है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 nRT, ओके, लॉग ऑफ VF बाय VI। ओके, यहां पे छोड़ोगे आंसर तो भी चलेगा। क्लियर? तो ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो स्मॉल वर्क डन, छोटा वॉल्यूम चेंज हुआ dV, वर्क हुआ dW, तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाला है, dW इज इक्वल टू PdV। पर हमें फाइंड करना है कि मैंने उसको VI से लेके VF तक, मैंने कैसे उसको बदला, VI से लेके VF तक, तो टोटल मैंने कितना वर्क डन किया, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा VI से लेके VF तक। dW का वैल्यू PdV यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, P के बदले nRT अपॉन V डाल दिया, आराम से सॉल्व करके वर्क डन का आंसर मिला 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1 या फिर VF बाय VI। क्लियर? सिंपल, मस्त प्रैक्टिस करो, मस्त। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो ये पीवी डायग्राम है आइसोथर्मल प्रोसेस का, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का डायग्राम है, कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम में। अब यहां पे ऐसे एरो दिख रहा है तुम्हें, एरो, तो जब एरो इस तरफ होता है ना तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। ओके, तो ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। ओके, और अगर ऐसे एरो रहेगा, इंडिकेटर डायग्राम में एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एरो ऐसे रहेगा तो वो एक्सपांशन हो गया। तो एरो ऐसे रहेगा तो एक्सपांशन, एरो ऐसे रहेगा तो कॉम्प्रेशन। और इसको, इस ग्राफ को आइसोथर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोथर्म। ओके, और इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं और इसका एरिया निकालता हूं, इतने पार्ट का अगर मैंने एरिया निकाला, उस एरिया से मुझे क्या मिलेगा? वर्क डन। ओके, तो ये इंडिकेटर डायग्राम है आइसोथर्मल प्रोसेस का। वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, उल्टा। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, सिंपल। तो ये पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, जो याद रखना है। दूसरा है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो, आइसो का मतलब कांस्टेंट, बैरिक मतलब बैरोमीटर, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है बच्चों? प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो चेंज इन प्रेशर कितना है? जीरो। चेंज इन प्रेशर कितना है? जीरो। ये क्या है? ये तो ये मैं आपको बताया तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो P इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? PdV। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? PdV। ओके, बट प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे प्रेशर चेंज हो रहा था ना, यहां पे क्या हो रहा था? यहां पे प्रेशर चेंज हो रहा था, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर चेंज हो रहा है मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, और वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स चेंज आएगा तो वेरिएबल वर्क होता है, इसलिए वो इंटीग्रेशन वगैरह इतना झंझट क्यों किया? क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा था, फोर्स चेंज हो रहा था। अभी इधर प्रेशर ही चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स ही चेंज नहीं हो रहा है। समझो बात को, प्रेशरच नहीं बदलत है, फोर्सच नहीं बदलत है। अगर नहीं बदल रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे ना, पहले वॉल्यूम V2 V1 था, बाद में V2 हो गया, तो इट इज V2 माइनस V1, बस ये W बन गया। VF माइनस VI, VF माइनस VI या V2 माइनस V1, जो लिखना है लिख सकते हो। अब हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT, तो PV2 माइनस PV1 nRT2 माइनस nRT1, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, nR कॉमन निकाला तो इट इज T2 माइनस T1। तो ये वर्क हो गया, कोई इजी, सिंपल। ओके, तो आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो,
आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो उससे वर्क होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, वर्क होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, लर्न कर दो, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, work done in isobaric process P V2 minus V1 NR T2 minus T1, work done in isobaric process, work done in isothermal process। लर्न करना है, सम सॉल्व करते अपने को लगने वाला है। अरे कहां गया? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस 2.303 nRT log of V2 by V1। ओके, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्लियर? सही है सर। नेक्स्ट, अब हमें यह देखना है व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितना थी याद करो? जीरो था। यस, जीरो था। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद है अच्छी बात है। टेम्परेचर कांस्टेंट था, याद करो, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी यहां पे इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो व्हाट इज दैट डेल्टा क्यू? तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है इंटरनल एनर्जी का वो ये वाला है। ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पिछला चैप्टर अगर आपने किया रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा। तो एन सी वी टी टू माइनस टी वन, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई। ओके, डन। अब सब्स्टिट्यूट करते, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा यू, इसको डेल्टा यू लिखूं क्या मैं? ओके, सो दिस इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू का वैल्यू एन सी वी टी टू माइनस टी वन प्लस एन आर टी टू माइनस टी वन। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, यहां से कॉमन क्या निकालेंगे? टी टू माइनस टी वन। आतमध्ये काय राहणार? आतमध्ये राहणार एन सी व्ही प्लस एन आर। ओके, एन सी वी प्लस एन आर। अच्छा, एन भी कॉमन निकलेगा, सी वी प्लस आर इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। ओके, अभी याद करो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, मेयर्स रिलेशन था अपना। तो सीवी को उधर लेके जाओगे तो सीवी प्लस आर के बदले सीपी डाल सकते हैं। तो एन सीपी टी टू माइनस टी वन, ये हीट का फॉर्मूला हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कर दिया। सर आप बोलोगे इसमें तो हमने सिर्फ वर्क निकाला है, हीट नहीं निकाला। अरे बच्चा, जो भी हीट देते हो वो वर्क करने के लिए यूज होता है। ये देखो यहां पे जो भी हीट दे रहे हो उससे वर्क ही हो रहा है, जो भी हीट दे रहे हो उससे वर्क ही हो रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो है। पर ये केस में ऐसा नहीं है ना, इधर इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रहा है, वर्क भी हो रहा है, इसलिए मैंने क्यू का फॉर्मूला अलग से निकाला। क्यू के फॉर्मूला में सीपी है, यू के फॉर्मूला में सीवी है, दैट्स इट, खत्म हो गया। ये हो गया, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दिया। ओके, क्लियर? सिंपल रखो, एकदम सिंपल। देखो हम पहले प्रोसेस पढ़ रहे हैं। कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं क्यू क्या है, यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, दैट्स इट। इसके पहले वाले आंसर में भी क्यू यू डब्ल्यू देखा, इधर भी हमने पहले क्यू यू डब्ल्यू देखा। पहले डब्ल्यू देख लिया, फिर यू देख लिया, और इन दोनों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करके क्यू फाइंड कर लिया, दैट्स इट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दिया, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो स्ट्रेट लाइन। प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा सर ये एरो उस तरफ है, मतलब एक्सपांशन है, वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया तो एक्सपांशन है। अच्छा एरो इस तरफ है, इस तरफ है तो वॉल्यूम कम हो गया, मतलब क्या है? कॉम्प्रेशन है। तो बढ़ गया तो एक्सपांशन, कम हो गया तो कॉम्प्रेशन, सिंपल। सही है, आगे बढ़ते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके,
आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब वर्क नहीं होगा। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने को अप्लाई करना है, तो जो भी आप हीट सप्लाई करते हो वो दो काम के लिए यूज होता है, यस और नो। पर प्रोसेस अगर आइसोकोरिक है तो वर्क नहीं होगा, तो जो भी आप हीट सप्लाई करोगे उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अच्छा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एन सी वी डेल्टा टी। चेक करो कहा गया, कुछ रहा, हाँ देखो एन सी वी डेल्टा टी। तो जो U का फॉर्मूला है वही Q का फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दैट्स इट, खत्म हो गया। दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में यही आ गया। और देखो वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है आपको, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना वॉल्यूम कम हो रहा है, कांस्टेंट है, तो ये उसका पीवी डायग्राम हो गया। लास्ट लास्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हीट जनरेट होती है, ओके, या फिर जो भी हीट है वो हीट कंटेंट उसके पास है, तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस है। देयर इज नो हीट एक्सचेंज, हीट उसके पास ही है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हीट चेंज नहीं हो गई, जो भी हीट है वो उसके पास है, ना हीट बाहर जा रही है ना बाहर से कोई हीट अंदर आ रही है। जब उसकी हीट उसके पास ही है, जब उसकी हीट उसके पास ही है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है इसलिए बता रहा हूं। ना हीट बाहर जा रही है ना हीट बाहर से अंदर आ रही है, उसकी हीट उसके पास ही है। ओके, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन दी सिस्टम एंड दी सराउंडिंग। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब हम वॉल्स को इंसुलेट करेंगे। याद करो आइसोथर्मल में हमें क्या चाहिए था कि हीट अंदर आए हीट बाहर जाए, तो वॉल्स जो थे वो कंडक्टिंग रखे थे, और यहां पे वॉल्स हम इंसुलेटेड रखते हैं। ओके, और प्रोसेस कैसे करेंगे, फास्ट करेंगे, फास्ट करेंगे तो हीट एक्सचेंज करने को टाइम ही नहीं मिलेगा, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। और ये इसके स्टेट इक्वेशन है जो आपको लर्न करने एग्जाम में आ सकते हैं, इसको प्रूव नहीं करना है, डोंट वरी। पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी रेस टू वन, पी रेस टू वन माइनस गैमा एंड टी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, एंड टीवी रेस टू गैमा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये रिलेशन है पहला प्रेशर वॉल्यूम का, पीवी रेस टू गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर टेम्परेचर का, और टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अच्छा, तो ये गैमा क्या है सर, सुना सुना सा लग रहा है। अबे याद कर, सीपी अपॉन सीवी था, गैमा जो है वो सीपी अपॉन सीवी है। व्हाट इज सीपी अपॉन सीवी, एडियाबैटिक कांस्टेंट। लर्न कर दो बच्चों, एग्जाम में आने के चांसेस है, एमसीक्यू में आने के चांसेस है, बाय हार्ट कर दे, तकलीफ होगा जो भी होगा देख लेना, पर बाय हार्ट कर देना। ओके, ये कांस्टेंट है। ओके, चलो इसका भी डेरिवेशन करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेते हैं। ओके, हम्म, चलो वॉल्यूम वी आई, वो आई, वो आई और एफ यूज करने से तो V1 V2 यूज करते चलेगा ना। तो इनिशियल वॉल्यूम वी आई और फाइनल वॉल्यूम वी एफ, या फिर V1 V2, जो यूज करना है यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम चेंज हुआ तो वर्क होगा, वर्क वर्क मतलब चेंज इन वॉल्यूम, याद रखो वर्क मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं बोल रहा हूं भाई इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, फाइनल वॉल्यूम वी एफ है, वर्क हुआ, यस 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 वर्क हुआ। अच्छा, वो इंटीग्रेशन से करेंगे कि डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है क्या, नहीं, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें प्रेशर चेंज होगा, तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। फोर्स चेंज होतो ना, प्रेशर चेंज झालं म्हणजे फोर्स चेंज झाला, फोर्स चेंज झाला म्हणजे तुम्हाला ह्याला इंटिग्रेशन नाही करायचं, यू टू डू विथ इंटिग्रेशन। तो वर्क का फॉर्मूला छोटे वर्क का पीडीवी, अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, वेरी गुड। तो वी आई से लेके वी एफ बराबर है,
but what is p v raised to gamma? It is constant. इस कांस्टेंट को बेटा k ले ले, तो p के बदले k अपॉन v रेस टू गैमा डाल दे। हाँ चलेगा, बिंदास चलेगा, डाल दो इधर। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई से वी एफ के अपॉन वी रेस टू गैमा, p के बदले k अपॉन वी रेस टू गैमा इंटू डीवी डाल दिया। हाँ सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू भाई के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टू वी एफ 1/γ। अच्छा 1/γ को क्या लिख सकते हैं? 1/γ बेटा कहां गए? ओके ओके, मैं इसको ऐसे लिखू, इधर कट कर देता हूं, वी रेस टू माइनस गैमा ना, ये 1/γ ऊपर जाएगा तो वी रेस टू माइनस गैमा इंटू डीवी। चलो फिर, वेरी गुड। तो वर्क डन इज इक्वल टू के, वर्क डन इज इक्वल टू के वी रेस टू गैमा, वी रेस टू गैमा का फॉर्मूला लगाओगे इंटीग्रेशन का, तो वी रेस टू माइनस गैमा प्लस 1 अपॉन माइनस गैमा प्लस 1, अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे। तो वर्क डन इज इक्वल टू के अपॉन ओके 1 माइनस गैमा, गैमा माइनस 1 माइनस गैमा प्लस 1 को 1 माइनस गैमा लिखा। ओके, इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन वी रेस टू, उल्टा हो जाएगा 1 माइनस गैमा, अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे। ओके, क्या किया मैंने? माइनस गैमा प्लस 1 को बाहर निकाला तो 1 माइनस गैमा हो गया। वी रेस टू माइनस गैमा प्लस 1 था ना न्यूमरेटर में, उसको डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल गया तो उल्टा हो जाएगा, प्लस 1 का माइनस 1 हो गया। अरे क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं? फिर हाँ आ गया, कब से ना मैं मिस्टेक किए जा रहा हूं। ओके सो सॉरी। ओ V1 V2 में मजा आता है करने, VF और वी है ना। अच्छा ये 1 माइनस क्या बराबर का, ओके, इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या हो जाएगा? V रेस टू गैमा माइनस 1। हाँ अभी बराबर है, गैमा माइनस 1, जो माइनस है वो प्लस बन गया, जो प्लस है वो माइनस बन गया, अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट नीचे। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे? पहला अपर लिमिट डालेंगे, ये तो एज इट इज रहने वाला है, पहले अपर लिमिट डालेंगे, v रेस टू v, अपर लिमिट वी एफ है, गैमा माइनस 1, तो ये वी एफ वी के बदले डाल दिया, माइनस 1 अपॉन वी आई डाल देंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे गैमा माइनस 1। तो पहले अपर लिमिट डाला, अरे किधर गया, पहले अपर लिमिट डाला, v के बदले वी एफ डाल दिया, फिर लोअर लिमिट डाला, v के बदले वी आई डाला, बीच में माइनस साइन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे टेंशन मत लो, सिंपल है। ओके, फिर से बताता हूं, के बाहर आ गया, इसको ये इसको भी रबर से रब कर देते यार, ये भी गंदा हो गया। पापी ये जा नहीं रहा है। ओके, तो इसको हमने लिखा v रेस टू गैमा, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस गैमा। ओके, ये माइनस गैमा निकाल दो। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, याद है वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज इक्वल टू x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वो वाला लगा दिया। तो माइनस गैमा प्लस 1 माइनस गैमा प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, तो माइनस गैमा प्लस 1 बाहर आ गया। सिर्फ मैंने इसकी साइन वैसे उल्टा, मतलब ये प्लस था तो पहले लिख दिया, माइनस था तो बाद में लिख दिया, दिखने को अच्छा लगता है। इसको रेसिप्रोकल ले लिया तो इसका साइन चेंज हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने लगा दिया यहां पे। ओके ओके, ये सॉल्व करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्विंग है। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गैमा, के बेटा अंदर जाओ, तो के अपॉन वी एफ गैमा माइनस 1 माइनस के अपॉन वी आई गैमा माइनस 1। ओके,
सर के से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि के इज पीवी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, मतलब इसका ये है पी एफ वी एफ रेस टू गैमा, पी एफ वी एफ रेस टू गैमा इज इक्वल टू पी आई वी आई रेस टू गैमा। ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का मतलब क्या, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, सेम, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम रहेगी, तो पी एफ वी एफ रेस टू गैमा इज नथिंग बट पी आई वी आई रेस टू गैमा इज इक्वल टू के, तो के बदले डाल दो, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गैमा, के बदले मैंने डाल दिया पी एफ वी एफ, पी एफ वी एफ रेस टू गैमा, पी एफ वी एफ रेस टू गैमा अपॉन वी एफ गैमा -1, वी एफ गैमा -1, ओके, माइनस के बदले क्या डालेंगे, पी आई वी आई, तो पी आई वी आई रेस टू गैमा अपॉन वी आई रेस टू गैमा -1, बराबर है। अभी इसको सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ इंडाइसिस से, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा पी एफ वी एफ गैमा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस गैमा +1 माइनस पी आई वी आई गैमा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस गैमा +1, लॉ ऑफ इंडाइसिस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, भाई आ गया आंसर 1/1 माइनस गैमा is PFVF minus PIVI, खत्म हो गया, that's it, that is your derivation for 3 to 4 marks। यस बच्चे लोग, अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट पार्ट चैप्टर का, जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं ये टॉपिक, बट इट इज गोइंग टू बी इजी, आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी आर गोइंग टू स्टडी हीट इंजन, ओके। तो चलो फिर, कम टाइम में हमें बहुत ज्यादा काम करना है, तो फटाफट फटाफट सारी चीजों को समझते, अंडरस्टैंड करते, लिख के लो कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो आपको समझ में आते हैं, मैं आपको बताऊंगा यहां से कहां से क्वेश्चंस आ सकता है, ओके। सबसे पहले हीट इंजन, व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट पार्शियली इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, ओके। हीट इंजन क्या करता है, हीट को वर्क और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन वर्क्स बाय यूजिंग अ साइक्लिक प्रोसेस एंड इन्वॉल्व थर्मोडायनेमिक चेंजेस। ऑटोमोबाइल इंजन्स आर द फैमिलियर एग्जांपल ऑफ द हीट इंजन, ओके। बेसिकली हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, हीट इंजन क्या करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। अभी लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कब वर्क करेंगे, ओके, कैसे होगा, हीट इंजन का एक स्ट्रक्चर समझ में आता है। पहले तो हमें हमारे पास एक ऐसा एक हॉट रिजर्वर चाहिए, ओके, एक हॉट रिजर्वर चाहिए। बेसिकली हॉट रिजर्वर में हीट बनेगा, हीट जनरेट होगी, ओके, मतलब एनर्जी बनेगी। कैसे बनेगी, तो ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे, कार या बाइक की, तो हम पेट्रोल जलाएंगे या फिर डीजल जलाएंगे, उस पेट्रोल और डीजल से हीट जनरेट होगी, राइट, वो जलाने से हीट जनरेट होगी, दैट इज हॉट रिजर्वर, ओके। और मेरा जो इंजन है, ओके, मेरा जो इंजन है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस, क्या बोलते हैं इसको, वर्किंग सब्सटेंस, जिसमें सिलेंडर्स होते हैं, पिस्टन्स होते हैं जो काम करते हैं, ओके, वर्किंग सब्सटेंस। वन इज हॉट रिजर्वर, अदर वन इज द वर्किंग सब्सटेंस, इंजन। ये कभी काम करेगा, पेट्रोल सिर्फ जलाने से, हीट जनरेट करने से ये काम नहीं करेगा। याद रखो, आपको इस हीट को, इस एनर्जी को फ्लो कराना पड़ेगा। जब हीट फ्लो होगा, जब हीट फ्लो होगा, जब फ्लीट फ्लो होगी, ओके, तब ये काम करेगा। तो इसको फ्लो कराने के लिए हमने कोल्ड रिजर्वर लिया, ओके, और इसको कनेक्ट कर दिया। तो हॉट रिजर्वर से हीट फ्लो होगी कोल्ड रिजर्वर तक, ओके, हीट फ्लो होगी, एनर्जी फ्लो होगी फ्रॉम हॉट रिजर्वर टू कोल्ड रिजर्वर,
और जब ये एनर्जी फ्लो होती है, उस फ्लो एनर्जी में ये काम करता है। ओके, तभी ये काम करेगा। ओके, इट विल वर्क। ओके, दिस विल वर्क। तो वर्क कब होने वाला है? जब एनर्जी फ्लो होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो हीट इंजन का, कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो काम कब करता है? जब एनर्जी फ्लो होती है। ओके, अभी हॉट रिजर्वायर तो हम समझ गए कि हम पेट्रोल और डीजल डाल के हम क्या करेंगे? हीट जनरेट करेंगे, दैट इज दी हॉट रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर क्या होता है? थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। यहां से यहां तक हीट हमें ट्रांसफर करनी है, मतलब हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर हमें हीट भेजनी है। हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर हमें हीट भेजनी है। मतलब इन शॉर्ट अभी ऐसे बात करते कि हम हीट को डंप कर रहे कोल्ड रिजर्वायर में, पर याद रखो कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर T2 है। नो डाउट T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, यहां से जो हीट आई, लेट अस से Q1, ओके, या फिर QH बोल सकते हो। यहां पे जो हीट गई, लेट दैट बी Q2 या फिर QC बोल सकते हो। ओके, Q1 बोलो या QH बोलो या फिर QC बोलो, और ये वर्क करता है, दैट इज W, दैट इज W। ओके, तो बच्चे एक चीज याद रखो, यहां से यहां पे हीट जा रही है, पर यहां का टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। कितना भी मैं उसको हीट दूं, कितना भी मैं उसको हीट दूं, कितना भी उसको मैं हीट दूं, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। ओके, सिंपल सा बात है। अगर मेरे पानी की टंकी यहां पे है, ओके, यहां पे पानी की टंकी है जिसमें पानी है। ओके, पानी है मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। हाइट पे मैंने पानी को स्टोर किया है, और नीचे एक किचन का जो बेसिन है वो है। ओके, और इसको मैंने एक नल से कनेक्ट किया, और मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे यूटेंसिल्स धोने हैं। तो जब मैं यूटेंसिल्स इसमें धोऊंगा, तो ऐसे यहां पे रख के मतलब नहीं ना, यहां से यहां पे वो पानी फ्लो होना चाहिए जिसमें यूटेंसिल धुलेगा, और ये बचा हुआ पानी कहां पे जाएगा? सिंक में जाएगा। सिंक में जाएगा। तो कंटिन्यूअसली ऐसे पानी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सिंक भरना नहीं चाहिए। सिंक भरना नहीं चाहिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है। ऊपर से नीचे पानी आते जा रहा है, सिंक से वो जा रहा है, सिंक नहीं भर रहे हैं। ओके, तो ये चोकअप हो जाएगा, नहीं तो ना सिंक नहीं भरना चाहिए। हाँ, यहां से पानी खत्म हो रहा है तो हम और पानी इसमें डाल सकते हैं ना। बाकी जो मोटर है या फिर जो गवर्नमेंट का पानी आता है वो मेरे टंकी में डायरेक्टली जा रहा है, तो यहां से पानी फीड हो रहा है। वो पानी पाइप से नीचे आ रहा है, इसमें मैं बर्तन धो रहा हूं। बर्तन धो रहा हूं मतलब व्हाट आई एम डूइंग? बर्तन धो रहा मतलब व्हाट आई एम डूइंग? आई एम डूइंग वर्क। आई एम डूइंग वर्क। ओके, तो यहां पे पानी स्टोर करने से, एनर्जी रहने से ये धुलेगा नहीं। एनर्जी को फ्लो कराना पड़ेगा। फ्लो कराने के बाद इसमें वो बर्तन धुलेंगे, वर्क होगा, और यहां से ये सिंक में जाएगा। कहां पे जाएगा बच्चा? सिंक में। सिंक भरना नहीं चाहिए। आप दिन भर दिन भर उसमें पानी डालते रहो, सिंक नहीं भरना चाहिए। ओके, तो याद रखो कोल्ड रिजर्वर हमें ऐसे लेना है जिसमें हम दिन भर अगर उसको हीट डंप करते रहेंगे, हीट डंप करते रहेंगे, तो उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। हाँ, हॉट रिजर्वर पे हम पेट्रोल जला रहे हैं, तो पेट्रोल खत्म हो गया तो वापस पेट्रोल डालेंगे, वापस पेट्रोल फिल करेंगे। तो यहां पे मुझे वो हीट, यहां पे कंटिन्यूअसली मुझे वो सप्लाई करना पड़ेगा पेट्रोल, ताकि ये जलता रहे, ये जलता रहे, इसलिए हीट जनरेट होते रहे, इसका टेम्परेचर T1 मेंटेन रहे। तो फॉर दिस आई रिक्वायर्ड पेट्रोल, राइट। यहां पे मुझे पेट्रोल फीड करता पड़ना पड़ेगा, कंटिन्यूस मुझे पेट्रोल को फीड करना है, और वो पेट्रोल यहां पे जल रहा है, और ये कंटिन्यूस कहां बाहर जा रहा है? कोल्ड रिजर्वायर में। तो ये सिंक है। व्हाट इज दिस? कोल्ड रिजर्वायर को आप सिंक भी बोल सकते हो। तो सिंक मेरा ऐसा चाहिए कि कितना भी हीट डालो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। और सबसे बेस्ट क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में हम कितनी भी हीट डालेंगे तो उसका टेम्परेचर अपने वजह से तो चेंज नहीं होगा। हाल ही में होता है क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं गाड़ियां, बट इमेजिन करो कि एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, उसमें हीट डंप करने से उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। तो इंजन है, और ये साइलेंसर है। और साइलेंसर आप देखो, इंजन में हम क्या करते हैं? पेट्रोल को जलाते हैं, और साइलेंसर से गरम गरम धुआं क्या होता है? बाहर आता है। तो ये ऐसा उसका थोड़ा सा प्रोसेस है। ओके, इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। तो एक हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर TH है। ओके, ये टेक्स्ट बुक में दिया है डायग्राम ना।
इसका टेम्परेचर कितना है टी एच, और ये कोल्ड रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर टीसी है। ओके, तो हॉट से कोल्ड हीट फ्लो हो रही है, बीच में वर्किंग सब्सटेंस है, और वो वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। दैट्स इट, दिस इज बेसिक प्रिंसिपल। कितना सिंपल है देखो। ओके, बहुत सिंपल। हीट इंजन कैसे काम करता है, हीट इंजन में हीट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके, तो पहले हमें हॉट रिजर्वायर लगेगा, फिर कोल्ड रिजर्वायर लगेगा, हम उसको ज्वाइन करेंगे, हीट फ्लो होगा फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर, हीट फ्लो होगी फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर। क्लियर? और हीट फ्लो होगी, बीच में मैं वर्किंग सब्सटेंस डाल दूंगा और वो वर्किंग सब्सटेंस काम करेगा। दैट्स इट। इज इट क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे ये टेक्स्ट बुक का ही है, ये वर्किंग सब्सटेंस है, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वर है, और सिलेंडर, जो सिलेंडर मतलब जो वर्किंग सब्सटेंस है, उस वर्किंग सिस्टम में क्या होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं, ऐसे ऐसे सिलेंडर्स होंगे। ओके, उसको पिस्टन्स रहेंगे। ओके, और ये पिस्टन ऐसे मूव होंगे तो गाड़ी चलेगा। तो ये सिलेंडर से भरा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज। इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम ए हॉट रिजर्वायर एट अ हाई टेम्परेचर, बचा हुआ पार्ट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू वर्क। ओके, वो जो हीट आई है उसमें से कुछ वर्क हो रहा है, एंड द रिमेनिंग जो हीट है वो कहां गई, कोल्ड रिजर्वायर में गई। ओके, ओके, सेम वे में। ओके, हॉट रिजर्वर से हीट लिया, आया, पार्टली वर्किंग सब्सटेंस यूज किया, पार्टली कोल्ड सब्सटेंस में चला गया ना। इसकी एफिशिएंसी फाइंड करते, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी फाइंड करते। ओके, तो हॉट रिजर्वर से कितनी हीट आई, क्यूएच, उसमें वर्क कितना हुआ, डब्ल्यू, कितना वर्क हुआ और कितनी हीट आई। ओके, इन दोनों का अगर मैं रेशियो फाइंड करता हूं तो मुझे एफिशिएंसी मिलेगी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी मिलेगी। ओके, व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, व्हाट इज डब्ल्यू, तो मुझे पता है कि भाई यहां से जो हीट आ रही है क्यू एच, ओके, इससे वर्क हो रहा है, ओके, और बचा हुआ कोल्ड रिजर्वर में जा रहा है, सिंक में जा रहा है। तो डब्ल्यू क्या रहेगा, क्यू एच माइनस क्यू सी। तो डब्ल्यू के बदले क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज क्यू एच अपॉन क्यू एच, 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच, या फिर इसको हम 1 माइनस टी, इसका टी सी लिया हुआ है, अपॉन दिस इज क्यू एच है ना, क्यू एच, क्यू सी अपॉन क्यू एच, और क्यू एच का टेम्परेचर क्या है, टी एच। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख सकते हो या फिर ये फॉर्मूला लिख सकते हो एफिशिएंसी का। ओके, तो बेसिकली दैट इज द एफिशिएंसी। चलो इमेजिन करो, इमेजिन करो, जस्ट तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। पहले ना मैं ऐसे पैशन प्लस जो बाइक है ना वो यूज करता था। तो फॉर एग्जाम्पल वो बाइक का एग्जाम्पल लेते, ओके। फिर इधर हॉट रिजर्वर है, कोल्ड रिजर्वर है, और ये उसका वर्किंग सब्सटेंस है, सिलेंडर वगैरह जो इंजन का पार्ट है। यहां से 100 जूल एनर्जी आ रही है हॉट रिजर्वर से, ऐसे इमेजिन करो 100 जूल एनर्जी आ रही है, और यहां पे वो 10 जूल एनर्जी कोल्ड रिजर्वर में जा रहा है, और 90 जूल एनर्जी से वो वर्क कर रहा है। ओके, 100 जूल यहां से एनर्जी आ रही है, 10 जूल कोल्ड रिजर्व में गई, 90 जूल का वर्क हुआ। तो एफिशिएंसी क्या है कि भाई 90 यूज हो रहा है आउट ऑफ 100, उसको मिला 100 जूल, पर 100% यूज हो ही नहीं सकता, 100% एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। तो उसने कितना यूज किया, 90 जूल। यहां से मिला कितना, 100 जूल, यूज कितना हुआ, 90 जूल। तो इसका एफिशिएंसी 0.9 है, या फिर परसेंटेज में देखेंगे तो 90% है। फिर थोड़ा पैसा पैसा आ गया, फिर मैंने बुलेट ले ली, बुलेट ले ली, तो भाई बुलेट, ऐसे मैं डमी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ऐसे किसी बाइक को बदनाम नहीं कर रहा हूं, पर डमी एग्जांपल है, थोड़ा मैंने हीरोगिरी करने के लिए बुलेट ले ली। तो बुलेट में क्या हो रहा था, लेट अस इमेजिन दिस, कि यहां से 100 जूल आ रहा है, और बुलेट ने सिर्फ
40 जूल यूज किया और 60 जूल उसने कोल्ड रिजर्वायर में डाला, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 40 40, क्योंकि 40 जूल यूज हुआ आउट ऑफ 100, तो 0.4, तो 40% है। तो बुलेट जब मैं यूज करने लगा तो उस गाड़ी का एवरेज 25-30 किलोमीटर था, मतलब 1 लीटर में 30 किलोमीटर तक ही जाती थी। और जब मैं पैशन यूज करता था तो उसका एवरेज 75-80, मतलब 1 लीटर पेट्रोल डाल के वो 75 किलोमीटर भागती थी, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी। तो ऐसे हर इंजन की एफिशिएंसी अलग है। तो कितना वर्क हो रहा है और कितना हीट मिला, ओके, एनर्जी कितनी मिली और उसमें से कितनी यूज हुई वर्क करने के लिए, और कितनी वेस्ट हो गई। सिंक में डाला मतलब वेस्ट हो गया ना, सिंक में डाला तो वेस्ट हो गया, कितनी वेस्ट हो गई, उससे अपने को क्या पता चलेगा? एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। क्लियर? सिंपल है ना, हीट इंजन कितना सिंपल है। क्या पॉइंट याद रखोगे फटाफट? एक हॉट रिजर्वायर, एक कोल्ड रिजर्वायर, दोनों को ज्वाइन किया, क्योंकि हीट को हमें फ्लो कराना है। फ्लो करने के बाद ही वो वर्क होगा, बीच में वर्किंग सब्सटेंस है वो वर्क होगा। हीट को अगर फ्लो नहीं कराओगे तो वो वर्क नहीं होगा। तो कोल्ड रिजर्वर मतलब हमारा एटमॉस्फेयर, सिंक, और उसको हम साइलेंसर से कनेक्ट करते हैं। कभी आप देखना साइलेंसर में ऐसे गाजर वगैरह डालना, ओके, और साइलेंसर को बंद कर देना, फिर गाड़ी चालू नहीं होती है, क्योंकि हॉट कोल्ड के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, तो हीट फ्लो नहीं होता, तो गाड़ी चालू नहीं होती। ऐसे बहुत सारे मूवी के सीन्स में आपने देखा रहेगा ऐसा। ओके, सिंपल यहां तक? श्योर? इसका थोड़ा सा हम इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं। कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको समझा, हीट इंजन का फंडामेंटल समझा। 3 चीजें चाहिए, वर्किंग सब्सटेंस चाहिए, कोल्ड रिजर्वायर एंड हॉट रिजर्वायर। और वर्किंग सब्सटेंस में क्या होता है? सिलेंडर होता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्व हीट फ्लो होती है और उसमें वर्क हो जाता है, दैट्स इट। और ये उसके इक्वेशन है। मैथमेटिक्स इतना ही है, अभी मैथमेटिक्स में दिमाग नहीं लगाना है। चलो इसका पीवी डायग्राम देखते हैं। पीवी डायग्राम देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है ए से बी, ओके, ए से बी। देखो स्टेप वाइज एकदम सिंपल, मैंने आपको एकदम सिंपल लिख के लिया, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द हीट इंजन बिगिंस एट ए ऑन द पीवी डायग्राम। ए पे स्टार्ट हुआ और ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, पीवी डायग्राम है, इंडिकेटर डायग्राम पीवी डायग्राम है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना बच्चा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस ने एब्जॉर्ब किया हीट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। ओके, गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया, वो जो हमने सिलेंडर ड्रॉ किया था ना, ऐसे सिलेंडर ड्रॉ किया था, इसमें क्या है? गैस है। तो गैस क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। गैस क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। कहां से? एक्सटर्नल सोर्स से। कहां से? एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या है? पेट्रोल या फिर डीजल को जला के जो बनता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है मतलब वर्क नहीं हो रहा है। हमने तो ये याद करके रखा है कि वॉल्यूम चेंज हुआ तो ही वर्क होता है, तो वॉल्यूम नहीं हो रहा है मतलब वर्क नहीं हो रहा है ये स्टेप में। तो प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ऑफ द गैस, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, एंड द स्टेट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ओके, अभी क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ा और प्रेशर बढ़ा और वो ए से बी चले गया। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 है। एक्सप्लेन? ये समझ में आया? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? सबसे पहले गैस हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, पर उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है पर टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा और ये ए से बी जाएगा। दैट इज स्टेप नंबर 1। फिर क्या होता है भाई? एक्सपांशन हो गया। देखो ना, अभी ये ग्राफ देखना, ऐसे हो गया ना, बी से सी, अभी ये एक्सपांड हो गया। एक्सपांड हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से ग्राफ बी से सी, ग्राफ इस तरफ चला गया मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, और नीचे आया मतलब प्रेशर कम हो गया। तो यही होने वाला है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होगा। सो एक्सपांशन ऑफ गैस फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम पॉइंट बी द गैस स्टार्ट्स टू एक्सपांड। गैस स्टार्ट टू एक्सपांड, ओके, बाय पुशिंग द पिस्टन आउटवर्ड। इस पिस्टन को वो बाहर ढकलता है, इस पिस्टन को बाहर ढकलता है और गैस क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन वॉल्यूम इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व बी टू सी इन अ पीवी डायग्राम। इन दिस प्रोसेस गैस डज वर्क, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज हो मतलब गैस ने वर्क किया, एंड द सराउंडिंग एंड द वर्क डन
वर्क सॉरी इन दिस प्रोसेस द गैस डज वर्क ऑन दी सराउंडिंग, सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है, सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है, ओके। एंड द वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द कर्व, ओके। अभी वो हमने नहीं किया, पर इसमें वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर ए से बी, भाई ए से बी कैसे हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, हीट एब्जॉर्ब हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया फ्रॉम ए से बी, क्लियर। प्रेशर बढ़ गया पर वॉल्यूम बढ़ा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है। फिर बी से सी, बी से सी में क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, गैस एक्सपांड हो गई, पिस्टन नीचे की तरफ पुश हो गया ना, पिस्टन नीचे की तरफ ढकला गया, ओके। पिस्टन मूव हो गया मतलब वॉल्यूम एक्सपांड हो गया, गैस एक्सपांड हो गया, प्रेशर कम हो गया, देखो सी पॉइंट पे आ गया। स्टेप नंबर 3, रिजेक्शन ऑफ हीट। अभी हीट को हम रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट करके कहां पे डालेंगे, कोल्ड रिजर्वायर में। नाउ व्हेन गैस रीचेस टू पॉइंट सी, गैस अभी सी पॉइंट पे पहुंचा, इट हैज कंप्लीटेड इट्स एक्सपांशन, नाउ गैस रिलीजेस द एक्सेस हीट दैट वाज नॉट कन्वर्टेड टू वर्क। अभी गैस ने हीट तो लिया, हीट लेके उसने एक्सपांड किया, एक्सपांड करने के बाद जो रिमेनिंग हीट है जो उसने यूज नहीं किया उसने वो रिजेक्ट कर दिया। द प्रोसेस ऑकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। एज अ पिस्टन स्टॉप मूविंग मोमेंटरली, अभी वो पिस्टन रुक गया, यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं फिर से, अभी ये पिस्टन क्या हो गया, रुक गया, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देखो बी टू सी दिख रहा है क्या, बी टू सी, तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर क्या हो गया, और भी कम हो गया, द प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस एंड इंटरनल एनर्जी, इंटरनल मतलब टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस, थस द स्टेट चेंजेस फ्रॉम सी टू डी। अब ये सी से डी आ गया, अब वापस साइकिल कंप्लीट होगा और वो डी से ए जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में वो डी से ए जा रहा है, फ्रॉम डी द गैस इज कॉम्प्रेस्ड, अभी वो गैस एक्सपांड हो गया था ना, अभी कॉम्प्रेस हो गया, कॉम्प्रेस हो गया, ओके। तो सराउंडिंग ने उसके ऊपर काम किया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, कंप्रेस करने से, देखो कंप्रेस करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ओके। और वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा, ए, और फिर से साइकिल रिपीट हो गई, खत्म। इतना आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने ओन वर्ड में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ, ए से, यहां से लेके यहां तक आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, बी पॉइंट पे आया, और ये गैस ने लिया हीट, कहां से लिया, आउटसोर्स से, मतलब पेट्रोल से वगैरह ले लिया, आउटिंग सोर्स से बी पॉइंट पे पहुंचा, बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो क्या हो गया, एक्सपांड हो गया, एक्सपांड होने के बाद प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर, तो ऐसे ये यहां पे एक्सपांड हो गया, सी पॉइंट पे पहुंचा, हो गया। सी पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है, जो हीट यूज हुई नहीं उसको सिंक में डाल दिया, उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, और इसमें वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहा है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहा है, मतलब उसका ये मूव नहीं हुआ, और फिर वापस से पिस्टन अंदर की तरफ दबा, पिस्टन अंदर की तरफ दबेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, दैट्स इट। फिर से वो साइकिल ऐसे रिपीट होगी, रिपीट होगी, और ये पिस्टन ऐसे 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 मूव होगा, पिस्टन मूव होगा तो उसको जो एक व्हील अटैच किया है वो व्हील भी मूव होगा, और वो व्हील मूव होगा तो गाड़ी चलेगी, खत्म हो गया, दैट इज हीट इंजन, सिंपल। बस अपने ओन वर्ड में तुम लोग लिख सकते हो, सिर्फ ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर लेना, एरोज वगैरह ग्राफ में अच्छे से देखो, ये ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और 4 स्टेप में अपने ओन वर्ड में कर सकते हो, ओके। ये पीवी डायग्राम एक बार आ गया बनाने को तो ये लिखना बड़ी बात नहीं है, ये लिखना आप अपने ओन लैंग्वेज में कर सकते हो, और वो ग्राफ देख के आ जाएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ओके। अभी उल्टा कर लेते, अभी हीट इंजन खत्म हो गई, अब हम उल्टा प्रोसेस करने वाले हैं। उल्टा प्रोसेस का मतलब क्या है, अब हम लो से हाई हीट भेजने वाले हैं। सर ये तो पॉसिबल नहीं है, नेचुरली हीट जो है वो हाई से लो ही फ्लो होती है, नेचुरली हीट हाई से लो जाती है, लो से हाई कैसे जाएगा, पानी के टंकी अगर ऊपर है तो उस टंकी से पानी नीचे की तरफ नेचुरली आएगा, पर जब बिल्डिंग के नीचे पानी आता है और उसको ऊपर के टंकी में डालना है तो मुझे मोटर लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे पंप लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पंप। तो घर मतलब अगर आप बिल्डिंग में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, तो जो गवर्नमेंट से पानी आता है वो बिल्डिंग के नीचे आता है, फिर वो क्या होता है, बिल्डिंग के टॉप पर पे जो टाकी है उस पर चला जाता है, तो नीचे से पानी ऊपर लगाने के लिए पंप चालू करना पड़ता है। तो पंप बेसिकली क्या करता है, लो टू हाई वाटर को भेजता है, तो वही काम है अभी उल्टा करने वाले। अभी हम क्या करने वाले, अभी हम जो हीट है
ओके, जो कोल्ड से मतलब ये ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे, ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पे, अब हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट भेजने वाले भाई, और उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा पंप। तो इसको हीट पंप बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। हमारे घर का जो रेफ्रिजरेटर है वो ऐसे काम करता है, एसी लगाए तो एसी ऐसे काम करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट और इजी है ये, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, फटाफट समझ में आ जाएगा। ये सब देख के गंदा गंदा देख के से टेंशन मत लो, ये रेफ्रिजरेटर है। ओके, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं आपको इसको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का पार्ट है। ओके, ये बाहर का पार्ट है, इतना याद रखो। ये अंदर का पार्ट है, बाहर का पार्ट है। अंदर का पार्ट ठंडा है, बाहर का पार्ट गर्म है। ओके, इधर से हीट लेके इधर डालनी है, दैट्स इट। कोल्ड पार्ट से हीट लेके हॉट पार्ट में डाल देना है, यही प्रोसेस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप रेफ्रिजरेटर में एक दूध रखते हो, दूध एक पतीले में दूध रखते हो। ओके, एक एक बर्तन में दूध रखते हो, तो उस दूध से हीट निकाल के वो बाहर छोड़नी है। तो कैसे होगा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इजी है। ओके, इसमें ना फिक्स्ड फ्यूल यूज होता है, फिक्स्ड फ्लूइड यूज होता है। फ्यूल बोलने से अच्छा फ्लूइड बोलता हूं मैं। ओके, जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेफ्रिजरेंट। ओके, तो इसके अंदर है ना वो फ्लूइड घूमते रहते हैं। अपने को इंजन में क्या करना पड़ रहा था? पेट्रोल डालना पड़ रहा था, तब जाके वो चलता था। इसमें एक फिक्स्ड फ्लूइड है और वही घूमते रहता है। तो फ्लूइड अपना फिक्स है, फ्लूइड अपना फिक्स है, जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रेफ्रिजरेंट। तो फ्लूइड फिक्स है। ओके, तुम लोगों ने अभी ऐसा किया, सुना रहेगा कि यार एसी काम नहीं कर रहा है, फिर आप एसी वाले को बुलाते हो, वो बोलते हैं मैडम इसमें से ना गैस लीक हो गया। तो वो गैस फिल करता है एसी में, होता है ना ऐसे, आपने सुना रहेगा। तो वो गैस फिल करता है, गैस क्या है? फ्लूइड है, जिसकी वजह से एसी काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर में ऐसे फ्लूइड है, सब में फ्लूइड है, और फ्लूइड फिक्स है, आपको बार बार डालने, अगर वो लीक हो गया तो ही आपको फिलअप करना है, बार बार फिलअप करने की जरूरत नहीं है। डन, सुपर्ब। ओके, तो फ्लूइड फिक्स है, और ये फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है, ये पूरे इस पे फ्लो हो रहा है। ठीक है ना? अभी यहां पे जो रेफ्रिजरेंट है, ओके, फ्लूइड मतलब रेफ्रिजरेंट, वो मिक्सचर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? मिक्सचर के फॉर्म में। मतलब वो थोड़ा वेपर भी है और फ्लूइड मतलब लिक्विड भी और गैस भी, ऐसा सोचो, मिक्सचर के फॉर्म में। और ये इवेपोरेटेड कॉइल है। यहां पे मैंने वो दूध का पतीला रखा हुआ है, तो उस पतीले से हीट लिया, उस पतीले से हीट लिया, उस पतीले से हीट लिया, और वो इवेपोरेट हो गया। ओके, इवेपोरेट हो गया। वो मिक्सचर था ना, मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर का मतलब क्या है? मिक्सचर का मतलब है कि भाई वो लिक्विड भी है और गैस भी है। ओके, तो भी पूरी तरह से वेपर गैस में कन्वर्ट हो गया, और यहां से वो एंट्री मारता है। तो यह है मेरा स्टेप नंबर 1, यहां से स्टार्ट करते चलेगा। द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब फ्लूइड एंटर्स द कंप्रेसर, कंप्रेसर में एंट्री मारा एज ए लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर आफ्टर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद। पहले यहां पे वो मिक्सचर है, यहां पे वो मिक्सचर है, यहां पे मिक्सचर की एंट्री हुई है, और यहां पे वेपर की एंट्री हुई है, पूरी तरह से वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे वो मिक्सचर था, यहां पे वो मिक्सचर था, फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका नाम है इवेपोरेटर कॉइल। ओके, तो रेफ्रिजरेंट enters the compressor as a low pressure low temperature vapor. Clear? The compressor does work on the refrigerant. It compresses the vapor to a high pressure and a high temperature vapor. चल ना इमेजिन कर, थोड़ा सा जस्ट डमी एग्जांपल है कि यहां पे वेपर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है,
ये मेरा मेन पार्ट है, कंप्रेसर जो वर्किंग करता है। कंप्रेसर क्या करता है, उसका सेट करके उसका सडनली उसका वॉल्यूम कम कर देता है। भाई वॉल्यूम कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो यहां से ये 10 डिग्री का लेटेस्ट से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये डमी एग्जांपल है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। भाई यहां से 10 डिग्री आया, यहां 50 डिग्री चला गया। कॉम्प्रेसर ने कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया और आपका टेम्परेचर बढ़ गया। भाई 10 डिग्री से 50 डिग्री हो गया, ऐसा सोच चलते थे। ओके, तो प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, एंथैल्पी इंक्रीजेस बाय द वर्क W। ओके, और ये वर्क किसने किया है, इधर हुआ, ये वर्क कंप्रेसर ने किया। ओके, द हॉट हाई प्रेशर वेपर, हॉट हाई प्रेशर वेपर फ्लोज इन दी कंडेंसर। ये भी है कंडेंसर, ये भी ऐसी पाइप ही है। ओके, ऐसे कैपिलरी ऐसी पाइप है, ऐसे छोटे छोटे पाइप से, तो कंडेंसर से वो मूव होने लगा। ओके, अभी ये भाई यहां से 10 डिग्री आया था, उसको 50 डिग्री किया। ये वेपर ही है, और ये वेपर गर्म हो गया। भाई गर्म हो गया तो लाल कलर दिया है, देखो लाल है मतलब गर्म है, और उस कंडेंसर से वो फ्लो हो रहा है। Hot, high pressure vapor flows into condenser outside coils. The refrigerant releases heat QH to the surrounding. भाई यहां पे सराउंडिंग में हीट रिलीज हो गई, सराउंडिंग में हीट रिलीज हो गई, क्योंकि उस पाइप में से ऐसे वो घूम रहे हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चलो 30 डिग्री देते हैं, ये 50 पे, तो वो हीट ऐसे रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पे भाई हीट रिलीज हो रहा है। ओके, तो अगर आप देखोगे फ्रिज के पीछे आप हाथ लगाना, वो गर्म रहता है क्योंकि हीट रिलीज होती है ना। फ्रिज अंदर ठंडा है पर बाहर गर्म है। एसी अंदर ठंडा देता है पर उसका बाहर जो आउटलेट है वो गरम गरम हवा छोड़ता है बाहर। तो वही चल रहा है ना, जब वो घूम रहा है ना उस कंडेंसर से, तो वो हीट क्या कर रहा है, रिलीज टू द सराउंडिंग, बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज हायर देन एम्बियंट। एम्बियंट मतलब आजू बाजू में जो एम्बियंस है उससे उसका टेम्परेचर हाई, और उसका टेम्परेचर हाई किसने किया, कंप्रेसर ने किया। तो ये लो टेम्परेचर था, उसको हाई बना दिया, लो टेम्परेचर को हाई बना दिया। ये कंप्रेसर का काम है। वाइल रिजेक्टिंग हीट, हीट जब वो रिजेक्ट कर रहा है, द रेफ्रिजरेंट कंडेंस, इसका नाम कंडेंसर इसीलिए रखा है ना, वो कंडेंस हो गया इनटू अ हाई प्रेशर लिक्विड। भाई लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, गैस का टेम्परेचर कम होने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। रिजल्ट हीट आउट QH लीव्स द रेफ्रिजरेंट, प्रेशर रिमेन्स हाई। मतलब सिर्फ हीट बाहर निकल रही, याद करो यहां से अंदर गया तो टेम्परेचर भी बढ़ गया था और प्रेशर भी बढ़ गया था, टेम्परेचर भी बढ़ गया था, प्रेशर भी बढ़ गया था। अभी प्रेशर वही है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ, पर ठंडा हो गया। ठंडा क्यों हो गया, क्योंकि सराउंडिंग में वो हीट ऐसे डालते जा रहे हैं, और जिसके वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। पर उस लिक्विड का प्रेशर कैसा है, हाई, इट्स अ हाई प्रेशर लिक्विड। ओके, अभी थर्ड इधर आ गया, थ्रॉटलिंग और एक्सपांशन वाल्व और कैपिलरी। अभी इधर आ गया, एक्सपांशन वाल्व में थ्रॉटलिंग हो रहा है उसका। अभी जो हाई प्रेशर लिक्विड है, अभी वो लिक्विड है, पासेस थ्रू द एक्सपांशन वाल्व वेयर इट अंडरगोज एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग, मतलब सडन प्रेशर ड्रॉप। वो क्या होता है, वो ऐसे, अभी समझ के चलो कि वो कैपिलरी ना, छोटी सी ऐसी ट्यूब थी और सडनली उसका ऐसा बड़ा ओपनिंग आ गया। वो छोटे ट्यूब में वो लिक्विड जा रहा था, सडनली ऐसा बड़ा ओपनिंग आ गया, तो सडनली वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो भाई प्रेशर कम हो जाएगा। तो थ्रॉटलिंग उसी को बोलते हैं कि देयर इज अ सडन प्रेशर ड्रॉप, फटाक से प्रेशर ड्रॉप होता है। तो ऐसे यहां पे हाई प्रेशर लिक्विड आया, हाई प्रेशर लिक्विड आया, और यहां पे आने का झुप प्रेशर कम, प्रेशर ड्रॉप हो गया। And after throttling, the refrigerant become a low pressure, low temperature mixture. इसके बाद वो मिक्सचर बन जाता है ऑफ लिक्विड एंड वेपर। इसके बाद वो मिक्सचर बन गया ऑफ लिक्विड एंड वेपर। नो यूजफुल वर्क इज डन इन दिस स्टेप, कुछ काम नहीं होता यहां पे भाई, सिर्फ उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और जो लिक्विड था कंडेंस होकर वो लिक्विड हो गया था, अभी वो लिक्विड मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया। ओके,
अभी यहाँ पे वो मिक्सचर एंट्री मारता है, अभी वो मिक्सचर यहाँ पे एंट्री मारता है, यहाँ पे अपना बर्तन रखा था, फिर से बर्तन से वो क्या करेगा, हीट लेगा। समझ में आ रहा है? अभी उसका टेम्परेचर कम है, अभी इसका टेम्परेचर कम है। ओके, तो हीट वो ले लेगा, कहां से लेगा, बर्तन से लेगा। सपोज दूध 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो हीट ले लेगा, फिर 19 पे जाएगा, फिर हीट लेगा, फिर 18 पे जाएगा, फिर हीट लेगा, 17 पे जाएगा। तो बर्तन से वो हीट ले रहा है, जैसे जैसे वो बर्तन दूध में से हीट लेते जाएगा, इसका क्या होगा, टेम्परेचर कम 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 होते जाएगा, और फिर वो ठंडा ठंडा होना चालू हो जाएगा। ओके, तो बार बार ये इधर आता है, इधर आने से क्या होता है, इस इधर से हीट वो ले रहा है, हीट लेने से इवेपोरेशन हो रहा है, और वो मिक्सचर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। हीट एब्जॉर्प्शन, द कोल्ड लो प्रेशर मिक्सचर एंटर्स द इवेपोरेटर कॉइल इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। कॉइल कहां पे, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट QC फ्रॉम द फूड और एयर इनसाइड the refrigerant evaporate completely and leaves the evaporate as a low pressure vapor result। ओके, अभी ये एक्चुअली साइकिल कंप्लीट हो गया ना। तो यहां से वो मिक्सचर बन गया, मिक्सचर लो प्रेशर का है, तो ऐसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इस कॉइल में से ऐसे घूम रहा है, बर्तन में से हीट लिया, फूड बीड जो भी रखा है उधर से हीट ले लिया, 20 डिग्री से लेटर से ये 19 डिग्री हो गया, हीट लेने से ये इवेपरेट हो गया। इवेपरेट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। पर वेपर कैसे, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर है, और वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर कंडेंसर के पास जाता है, और कंडेंसर सॉरी कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर को जोर से दबा देता है, जैसे ही दबाता है भाई वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और वो वेपर यहां से निकलता है, और वेपर ऐसे कर रहा है तो इसमें टेम्परेचर लॉस हो रहा है, टेम्परेचर लॉस होने से वो कंडेंस हो गया, कंडेंस होके वो लिक्विड बन गया, लिक्विड बन के वो कहां पे एंट्री मारता है, वॉल में। अभी उसका प्रेशर हाई था ना, तो वॉल में एक्सपेंशन वॉल में आके सडनली प्रेशर ड्रॉप हो गया, सडनली प्रेशर ड्रॉप होने से ये जो लिक्विड था वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, सॉरी मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया। उस मिक्सचर का टेम्परेचर भी कम हो गया, प्रेशर भी कम हो गया, टेम्परेचर भी कम हो गया, और फिर ऐसे एंट्री मारा, ऐसे एंट्री मारा, फिर से बर्तन से हीट लिया, 19 डिग्री से बर्तन का टेम्परेचर 18 डिग्री हो गया। अभी वो बर्तन का टेम्परेचर जैसे ही ले लिया वो इवेपरेट हो गया, इवेपरेट होके वेपर बन गया। वेपर कैसा है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, वो वेपर कंप्रेसर में आ गया, कंप्रेसर ने उसको दबा दिया, वॉल्यूम उसका कम कर दिया, वॉल्यूम उसका कम करने से प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और वो वेपर जोश में यहां से निकला, जोश में यहां से निकला, और हीट को रिलीज किया सराउंडिंग में, हीट को रिलीज किया सराउंडिंग में, और हीट को रिलीज किया पर प्रेशर को नहीं रिलीज कर पाया, तो उसका टेम्परेचर कम हो गया, पर प्रेशर बहुत ही हाई है, और यहां पे आने का जुप फिर से वो क्या हो गया, एक्सपांड हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, वो मिक्सचर बन गया, फिर से अंदर घुसा, मिक्सचर अंदर घुसा, 18 डिग्री का भी 17 डिग्री हो गया, फिर से उसने हीट लिया, फिर से सेम प्रोसेस, ऐसे करते करते ये ठंडा होते गया। दैट्स इट, दैट इज हाउ रेफ्रिजरेटर वर्क्स। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो बेसिकली वर्क जो हुआ वो QC माइनस QH, वर्क जो हुआ वो QC माइनस QH। तो इसका COP हम निकालेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। उधर एफिशिएंसी था, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, कितना हीट लिया उस पर कितना वर्क हुआ, कितना हीट लिया उस पर कितना वर्क हुआ, QC अपॉन W, तो QC अपॉन QC माइनस QH। बस इतना आंसर लिखो, मोर देन इनफ, you can write in your own language. That's it. That is a refrigerator. That is how air condition work. थोड़ा भी डिफिकल्ट है नहीं, 4 स्टेप में एक्सप्लेन कर दो, अपने ओन वर्ड में एक्सप्लेन करो, डायग्राम ड्रॉ करो, इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है। डन, आगे बढ़े। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रैक्टिकलिटी बताते हैं। फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि भाई जो भी हीट मिलती है, याद करो, जो भी हीट मिलती है उससे वर्क करेगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वेस्ट कुछ नहीं होगा, वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हीट दिया उसमें वर्क किया,
इंटरनल एनर्जी बढ़ी, वर्क किया इंटरनल एनर्जी बढ़ी, बस वेस्टेज नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ये ज्यादा आइडल हो गया। सेकेंड लॉ बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, जो हीट मिलती हो तू पूरी तरह से यूज नहीं कर सकता, वो लॉस भी होगा, वो लॉस भी होने वाला है, पूरा वर्क में तू कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज सेकेंड लॉ। तो केविन एंड प्लैंक्स ने इसका स्टेटमेंट बनाया जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ बोलते हैं। It is impossible to construct a heat engine. It is impossible. It is impossible to construct a heat engine that operating in a cycle extract heat QH from a single hot reservoir and completely convert it into equal amount of work. पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट करेगा, ऐसी हीट इंजन पॉसिबल नहीं। मैंने जो पैशन का एग्जांपल दिया था, बाइक में 100 जूल यूज कर रहा था और आगे कितना गया, 10 जूल वेस्ट हो गया, 90 जूल यूज हुआ, एफिशिएंसी 0.9, 90% है। ऐसा हीट इंजन बन ही नहीं सकता जिसका एफिशिएंसी 100% है, कभी नहीं बन सकता। ओके, विदाउट रिजेक्शन ऑफ हीट, विदाउट रिजेक्शन ऑफ हीट पॉसिबल ही नहीं है कि इंजन काम करे। तो हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, आपका हीट, आपकी एनर्जी लॉस होने ही वाली है, रिजेक्ट होने ही वाले, वर्क होने वाला है। दैट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय केविन एंड प्लैंक। और सेल्सियस ने बोला इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। कोल्ड से हॉट नहीं, अभी अपन ने जो रेफ्रिजरेटर, कोल्ड से हॉट नहीं जा सकता, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नली पंप लगाना पड़ेगा। और उस पंप का काम यहां पे किसने किया था, कंप्रेसर ने किया था, वो लगाना पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट है न्यूटन, अपना न्यूटन बोल रहा हूं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। पूछा तो लिख सकते हो आप। हाँ इजी। अब ये लास्ट के दो आंसर है, सिर्फ स्टेटमेंट है और कुछ नहीं, एकदम आराम से देखो, सिंपल है। इसको एक्सप्लेन करना है, हमने ऑलरेडी समझा है, सोचा है कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अभी कार्नोट साइकिल देखते हैं। ये बेसिकली आइडियल इंजन है, पहली बार पेपर पे 1834 में कार्नोट्स ने ये बनाया, फिर प्रैक्टिकल इंजन बने, पहला थ्योरेटिकल इंजन बना, आइडियल इंजन है ये कार्नोट साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, कार्नोट साइकिल। ओके, तो सिंपल है, मैं यहां पे लिख देता हूं अगर ये आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है तो। ओके, ए पॉइंट है, ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट, पहला क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा और आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। ये आइडल इंजन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ए से बी एक्सपांशन हुआ। एक्सपांशन में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है। कार्नोट साइकिल आइडल है। द गैस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट रिजर्वायर। ओके, अभी वही सेम है ना, हीट इंजन का भी वही है ना। द गैस इज केप्ट इन अ कॉन्टैक्ट विद हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर से हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, आइसोथर्मली एक्सपांड होगा, आइसोथर्मली एक्सपांड होगा, एक्सपांड स्लोली रिवर्सिबली एब्जॉर्बिंग हीट Q1 फ्रॉम द हॉट सोर्स। ये आइसोथर्मल है। ओके, इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब यहां का टेम्परेचर T1 है तो यहां का टेम्परेचर भी क्या है, T1 है। यहां का टेम्परेचर T1, यहां का टेम्परेचर T1, खत्म। फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन हो गया, देखो ना स्लोप देखो, एडियाबैटिक एक्सपांशन, स्लोप देखो, एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ, मतलब अभी यहां पे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, वॉल्यूम V2, प्रेशर P2, टेम्परेचर T1, पर यहां पे आने का क्या होगा, वॉल्यूम V3, प्रेशर P3 और टेम्परेचर चेंज होगा, फास्ट होगा, सडन होगा। कार्नोट बोल रही है फास्ट प्रोसेस होगा, एक्सपांशन। अच्छा, ये भी एक्सपांशन है, ये भी एक्सपांशन है, तो पहले दो स्टेप क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, आइसोथर्मल कंप्रेशन। स्लोप देखो ना, इसका स्लोप देख और इसका स्लोप देख, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो स्टार्टिंग में मैं लिखता हूं, फिर से लिखता हूं, वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था, फिर यहां पे वॉल्यूम V2 आया, प्रेशर P2 आया, पर टेम्परेचर T1 है क्योंकि आइसोथर्मल है। फिर एडियाबैटिक, वॉल्यूम V3 हुआ, प्रेशर P3 हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। अब ये कॉम्प्रेशन हो गया, अभी वो गैस कॉम्प्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, वो ऐसे है ना, ऐसे है ना सिलेंडर, पहले वो एक्सपांड हो आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, अभी वो कॉम्प्रेस हो रहा है।
पिस्टन मूव होगा तो ही तो ये व्हील चलेगा, तो पिस्टन ऐसे हिलना चाहिए ना, तो पहला एक्सपांशन हुआ, कंप्रेशन, एक्सपांशन कंप्रेशन, यही होने वाला है। तो अब ये कंप्रेस हो गया, तो यहां पे आने के बाद नया वॉल्यूम आया V4, ओके, प्रेशर नया आया P4, पर टेम्परेचर वही है T2, टेम्परेचर वही है। सो दिस इज व्हाट, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर साइकिल क्लोज हो जाती है, एडियाबैटिक हो जाती है। बस अभी इस इनिशियल पॉइंट पे वापस पहुंच गया, फिर से साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी। तो सिलेंडर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड रिजर्वर, फिर उसने गैस निकाल दिया ना, तो कंप्रेशन हो गया कोल्ड रिजर्वर के साथ। पहले हॉट रिजर्वर से हीट लिया, तो ये हीट लेने वाली प्रोसेस है, यहां से ए से बी, बी से सी, और फिर कोल्ड रिजर्वर में वेस्टेज डाल दिया, सी से डी, डी से ए। दैट्स इट। दो आइसोथर्मल, दो एडियाबैटिक। लास्ट साइकिल जो आपके सिलेबस में, अच्छा उसका एफिशिएंसी सेम है, और कार्नोट्स इंजन इंपॉर्टेंट आंसर है, उस एग्जाम में आता है, और उसके एफिशिएंसी के सम्स एग्जाम में आते हैं। ओके, तो सम्स के लिए आप अलग वीडियो मेरा देख सकते हो। नाउ स्टर्लिंग साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये कार्नोट से ज्यादा प्रैक्टिकल है, बाकी कुछ नहीं है, कार्नोट से ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये उसके प्रोसेस है, कुछ नहीं। यहां से लिखो, देखो यहां से यहां तक क्या है बताओ, एक्सपांशन, यहां से यहां तक क्या है, मतलब ये आइसोथर्मल, ये क्या हो गया, दिस इज योर दिस व्हाट यू से, आइसोकोरिक, फिर से आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, तो दो आइसोथर्मल, दो आइसोकोरिक, नथिंग एल्स, इतना ही है। क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट स्टर्लिंग इन 1816। उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एयर या फिर हीलियम है या फिर हाइड्रोजन है, उस पर ये काम करते हैं, मतलब ये वर्किंग उसमें एयर, उसमें जो गैस है वो हीलियम और हाइड्रोजन का है। The Stirling engine is often used where quite an efficient operation is required, for example in submarines, okay, cryogenic cooling system, या फिर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन, उसमें ये यूज होता है, मतलब सबमरीन्स में यूज होता है, रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। द स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस, बस दो ही है, एंड इट इज सिमिलर इन अ कॉन्सेप्ट टू कार्नोट साइकिल, जैसे कार्नोट साइकिल का कॉन्सेप्ट है वही उसका कॉन्सेप्ट है, बट इट इज मोर प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे, अरे कहां गया, हाँ, तो ये दो आइसोथर्मल है, तो ऐसे ही पॉइंट लिखना है, तो पहला क्या, ए से बी, इट इज द आइसोथर्मल एक्सपांशन, एरो यहां पे रखा है, मतलब क्या हो गया, एक्सपांशन, ए से बी, आइसोथर्मल एक्सपांशन, आइसोथर्मल एक्सपांशन। सपोज यहां पे प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, एक्सपांशन हो गया, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर उतना ही है। फिर ये आइसोकोरिक है, ये आइसोकोरिक में क्या होता है, प्रेशर प्रेशर और ड्रॉप हो गया, प्रेशर और ड्रॉप हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, T1 से T2 हो गया, पर वॉल्यूम उतना ही है। फिर ये पॉइंट पे आ गया, यहां पे आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन में प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर उतना ही है, यहां पे टेम्परेचर कितना था T2, तो ये भी T2 पे, ओके, और फिर वापस अपने पोजीशन पे चला जाएगा। ऐसे चारों साइकिल 4 स्टेप में एक्सप्लेन करते हैं, बस इतना ही काम है, दैट इज स्टर्लिंग साइकिल। अब मुझे बताओ, कोई ऑप्शन में डालने का जरूरत है, थोड़ा सा मेहनत करोगे ये टॉपिक आ जाएगा, मानता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा ऑड है, बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन में डालते हैं, बट आपको ऑप्शन में डालने का जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा दिया है। सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, इसमें कार्नोट्स के सम्स इंपॉर्टेंट है, कार्नोट्स साइकिल इंपॉर्टेंट है, बस ज्यादा इतना आता नहीं इसमें से कुछ, बट यस यू कैन प्रिडिक्ट ना पेपर, तो आपको करके जाना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर दैट इज थर्मोडाइनमिक्स। 3 सेक्शन में हमने इसको कंप्लीट किया, इसको अच्छे से नोट डाउन करो, सारा अच्छे से पढ़ो, इजी है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में लो, और अपने ओन वर्ड में भी ये चैप्टर आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।